हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए, ऐसी सपोर्ट करने के लिए। तो एक और क्वेरी लेके मैं फिर आ गया हूँ सर के पास। तो हाँ, जनरली क्या क्वेरी है कि आपने ईएमआई पर लोन ले लिया और लोन लेने के बाद आपने उसकी जो ईएमआई जो है आपकी किस्त है वो आप डिफॉल्ट कर दी, भूल गए देना। तो इसमें होगा क्या? क्या आपको जेल हो सकती है या कुछ और है इसके अंदर, ये जानेंगे हम अपने सर से। गुड आफ्टरनून सर, कैसे हो आप गुड लोग। आफ्टरनून। ठीक, बढ़िया। तो सर क्वेश्चन ये है कि मैंने ईएमआई करवा ली एक ऐप के थ्रू, कोई भी XYZ ऐप थी उस पर करवा ली, और मेरी 1 तारीख को ईएमआई करनी थी और उसमें पैसे नहीं थे मेरे अकाउंट में, और वो डिफॉल्ट हो गई। अब मेरा क्या होगा? बेसिकली सवाल आपका जो है वो ये है कि आपने किसी एप्लीकेशन से लोन लिया हम्म। और ईएमआई ऑटो डेबिट भी हो सकती थी, आप देते दे थे, वो जो भी दिन किसी था। भी कारण से डिफॉल्ट हो गई। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने लोन ली है उस हम्म। लोन का प्रोसेस होता है, उसमें टर्म्स कंडीशन होती है, सब कुछ होता है। ये सारा का सारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली आपका लोन का एप्लीकेशन। जब भी आप ऑटो डिफॉल्ट करते हो तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर ना होना, ये भी एक क्राइम जिसको डिफाइन किया हुआ है द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में। 2007 का ये एक्ट है, जी। जिसको मैं स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट कर दूंगा। ये एक्ट है और उसमें डिफॉल्ट होने पर आपके खिलाफ मुकदमा फाइल हो सकता है। तो जो ये मुकदमा फाइल होगा, ये सिविल होगा या क्रिमिनल होगा सर? ये बिल्कुल ठीक सवाल है आपका। जी। ये रिकवरी आपकी सिविल और क्रिमिनल दोनों हो सकती है, जी। लेकिन जनरली मुकदमा जो है क्रिमिनल फाइल करते हैं ये एप्लीकेशंस वाले। ओके। तो जो ये जो मेरा ईएमआई जो है वो ऑटो डेबिट फेल हो गई, तो फिर जो ऐप के जो भी हैं, जो ऐप हैं, ऐप वाले हैं, वो केस कहाँ से फाइल कर सकते हैं? देखो, जो जिस एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है, जी। इन सभी एप्लीकेशंस के रजिस्टर्ड ऑफिस बने हैं। सपोज करो किसी आप रहते हैं दिल्ली या यूपी और उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है कोलकाता, मुंबई या बेंगलोर, वो वहां से केस फाइल कर सकते हैं। और उनका को ऑफिस, एक दूसरा ऑफिस अगर दूसरी जगह है तो वो वहां से भी कर सकते हैं केस फाइल। ठीक है। तो सर जो ये आपने जो एक्ट बताया, जो लॉ बताया है अभी, जी, और जो ये ईएमआई डिफॉल्ट होती है, ये का जो चेक बाउंस है उसके सिमिलर होता है या कुछ डिफरेंट होता है इसमें? देखो, सिमिलर ही होता है, प्रोसीजर इसका सिमिलर ही है, पनिशमेंट सिमिलर है और ट्रायल भी सिमिलर ही चलता है। दोनों क्रिमिनल मैटर है। हाँ, बस वो चेक के बेसिस पर होता है, ये ईएमआई के डिफॉल्ट के बेसिस पर होता इलेक्ट्रॉनिकली जैसे। तो सर इसमें जो जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मेरा ईएमआई डिफॉल्ट हो गया, ईएमआई डिफॉल्ट होने के अगले दिन ही मेरे पे केस चालू हो जाएगा या कुछ इसका प्रोसीजर होता है कुछ? है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ईएमआई डिफॉल्ट होने के बाद तुरंत केस नहीं होगा और उसका प्रोसीजर है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको नोटिस दिया जाएगा, शोकाज नोटिस उसे बोलते हैं। जी। आप क्योंकि बगैर सुने तो किसी को आप केस नहीं कर सकते। आप सबसे पहले नोटिस देंगे आपको एप्लीकेशन, जो भी उनके लीगल डिपार्टमेंट है, कि रीजन बताओ आपने ये पेमेंट क्यों नहीं की। तो उसके 15 डेज में आपको जवाब देना है उसका कि ये पेमेंट इस वजह से नहीं की है। अगर वो कंसिडरेबल होगी तो कंसिडर की जाएगी, अगर नहीं होगी तो वो नहीं की जाएगी। ठीक है। तो सर मेरा यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है जी, वो कैंसिल हो गई, पे कर रहा था मैं कुछ, तो तब भी मेरे ऊपर ये केस लागू होगा? नहीं। देखो, अभी यूपीआई आप कर रहे हैं, ये आप एक अपनी किसी को लोन चुकाने के लिए नहीं कर रहे, वो तो किसी को भी कर सकते हो। आप अपना पैसा दे रहे हो, कई बार बैंक के सर्वर की वजह से डिफॉल्ट हो जाती है, ऐसा कभी नहीं होता। आपने ऑटो डेबिट है या आप लाइबिलिटी दे, आपकी लाइबिलिटी है वो देना, और उस लाइबिलिटी को डिफॉल्ट किया है आपने बेसिकली, अगर मैं जनरली बात कहूँ। ठीक है। तो सर जो ये केस है, मतलब जो ये एक्ट बताया आपने, ये एक्ट में इस जो ईएमआई डिफॉल्ट होने पे क्या पनिशमेंट, क्या जनरली क्या होती है? देखो, जो पनिशमेंट है वो मैक्सिमम 2 साल की है। जी। 2 साल तक सजा हो सकती है आपको। और दूसरी बात यह है कि जो अमाउंट डिफॉल्ट अमाउंट है, ईएमआई का अमाउंट डबल हो सकता है ओके। या दोनों हो सकते ठीक है। तो सर इसमें अगर केस मान लो चल रहा है, ट्रायल चला हुआ है, तो इसमें कोई एनबीडब्ल्यू, बीडब्ल्यू, ये सब कुछ भी सेम प्रोसीजर होता है? हैं। जी, अभी क्या है कि एक नया लॉ भी आ गया, बीएनएसएस के हिसाब से डायरेक्टली अक्यूज नहीं बनाती है कोर्ट, अब उसको परपोज अक्यूज के पहले सम्मन करती है। सम्मन करेगी कोर्ट, फेल अगर आप होंगे तो आपके भी इशू होंगे और एनबीडब्ल्यू भी इशू होंगे, यानी विदाउट अरेस्ट वारंट और अरेस्ट वारंट भी इशू हो सकते हैं। सर इसमें जैसे आपने बोला पहले कि नोटिस इशू करेंगे, शोकॉज नोटिस देंगे पहले, अगर मेरे को वो मिला ही नहीं तो? देखिए, मिलने से मतलब नहीं है, मतलब है कि इशू किया है या नहीं।
अगर इशू किया है, आपका एड्रेस नहीं था, आप एड्रेस चेंज करके चले गए, आपका आधार कार्ड कुछ अलग एड्रेस पे था, क्योंकि ये तो सब ऑनलाइन होता है, आपको पता है, एप्लीकेशन से तो ऑनलाइन लिया जाता है, और आपने बगैर बताए शिफ्ट कर गए, वहां रहे नहीं, आपको सर्विस नहीं हुई, ये डिफरेंट पार्ट है। अगर उन्होंने नोटिस इशू किया है वो सफिशिएंट है, इसका ग्राउंड नहीं बना सकते आपके मुझे नोटिस नहीं मिला। ठीक है। तो सर जो ये सारा प्रोसीजर है, क्रिमिनल केस और ये सब कुछ, इस सबसे बचने का, तो ये कभी हो ना हमारे साथ आगे फ्यूचर में, तो उसके लिए क्या करूं, मतलब क्या करना चाहिए मेरे को? बेसिकली सबसे पहली बात तो यह है कि टाइमली आप पेमेंट दे दें। पेमेंट नहीं है और बाद में पेमेंट आई है तो बाद में उसको भर दें। और अगर कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई है, कोई केस स्टार्ट हो गया है जी, तो आप कोशिश ये करें कि फिर कोर्ट में ही पेमेंट दें, और या उनके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को पेमेंट दें, और उनसे ऐसा कोई सेटलमेंट या एनओसी लिखवा लें। एनओसी तो जब अगर फुल पेमेंट करेंगे तब देंगे वो, या ऐसा कोई सेटलमेंट लिखवा लें कि ये पेमेंट ड्यूज है, और कोई फ्यूचर में कोई केस वगैरह अगर है तो वो केस का विड्रॉ कर लेंगे वो। ये होगा, सेटलमेंट हो सकते हैं। इतना हार्ड एंड टफ लॉ नहीं है, लेकिन इसको अगर आप लाइटली ले लेते हैं, सही तरीके से इसको प्रोसीजरली आप इसको फॉलो नहीं करते, या आप बिल्कुल ही पीओ हो जाते हैं, भगोड़ा हो जाते हैं, दूर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें आपके अगेंस्ट में चली जाएंगी। कोऑपरेट करेंगे, डिपॉजिट करेंगे तो फिर क्लोज हो सकती है चीजें। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए। मुझे लगता नहीं और कोई क्वेरी होगी, लेकिन अगर होगी तो कमेंट में वो बता ही देंगे। उसके लिए हम हमेशा बैठे हैं हेल्प हाँ, करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।